हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अविनाश पांडे फ्रॉम कॉन्कॉर्ड एकेडमी। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ना है वांट्स। वांट्स होता क्या है, वांट्स की डेफिनेशन क्या है और वांट्स की फ़ीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो वांट्स हम सबको पता है। वांट्स क्या होती है? जो हमें चीज़ चाहिए होती है, राइट। हमारी इच्छाएँ, या हम कह सकते हैं कि हमारी नीड्स को हम वांट्स बोलते हैं। तो इनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला हमारा वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर, दे आर नेवर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। इच्छाएं जैसे कभी ख़त्म नहीं होती, वैसे वांट्स भी हमारे कभी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे वांट्स हैं, कभी ख़त्म नहीं होते और सभी को पूरा भी नहीं किया जा सकता, राइट। कहता है वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, मतलब कुछ वांट कैसी होती हैं अर्जेंट, और कुछ वांट कैसी होती हैं इतनी अर्जेंट नहीं होती हैं। जैसे किसी को पानी चाहिए तो कैसा है, वांट अर्जेंट है। किसी को अगर कार चाहिए तो वो वांट अर्जेंट नहीं है, राइट। थर्ड हमारा ईच वांट इज सैटिएबल। इस वर्ड का मतलब है कैन बी सेटिस्फाई, मतलब हर वांट ऐसा होता है जो सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये दो लाइन एक दूसरे के ऑपोजिट क्यों है, ये वाली फर्स्ट और थर्ड। बेटा फर्स्ट में कहता है कि वांट्स बहुत सारे हैं और सभी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते, बट हर वांट ऐसी होती है जिसको पूरा किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी आदमी की हज़ारों वांट्स हैं तो वो हज़ार में से हर वांट को पूरा किया जा पॉसिबल है, बट वो पूरा नहीं कर सकता बिकॉज सब कुछ नहीं पाया जा सकता है, राइट। तो इस और यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि वांट कैसी होनी चाहिए, सैटिएबल, मतलब पूरी हो सकने वाली ही वांट को हम वांट बोलते हैं। किसी की इच्छा है कि वो 200 साल जिए तो वो सिर्फ एक विश है, वांट नहीं कहलाएगा, ठीक है। फोर्थ हमारा वांट्स कम्पीट विद ईच अदर बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, यानी कि जो नीड्स होती हैं वो एक दूसरे से कम्पीट भी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली में बोनस मिलता है 10,000 रुपीज़, तो उसको हो सकता है उस पैसे से बहुत सारी चीज़ें चाहिए हो, मोबाइल फ़ोन भी चाहिए हो, या हो सकता है टीवी की सोच रहा हो, या वॉशिंग मशीन की सोच रहा हो। ये तीनों क्या है, उसकी वांट है, बट तीनों उस पैसे के लिए कम्पीट कर रही हैं। तो दे वांट्स होती हैं वो कम्पीट करती हैं एक दूसरे से। फिफ्थ हमारा वांट्स वेरी विद टाइम, पीपल एंड प्लेस, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वांट कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स देखिए सम बॉन्ड्स, यहाँ बॉन्ड्स लिखा है, बॉन्ड्स होगा रिकर अगेन, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोबारा होते हैं, दोबारा इच्छाएं भी हो सकती हैं, ऐसी बॉन्ड्स भी होती हैं। नाउ सेवेंथ वांट्स में बिकम हैबिट एंड कस्टम। तो कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, और हैबिट मतलब हमें पता ही है। तो वांट्स होती हैं वो हैबिट और कस्टम ही बन सकती हैं। एट्थ हमारा वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, सोशल कस्टम। तो इन सब चीज़ों से भी पड़ता है इफेक्ट, या इनकम का इफेक्ट पड़ता है, टेस्ट, फैशन, सबका इफेक्ट पड़ता है हमारी नीड्स पे। ये जैसे बात करें फैशन की, तो फैशन में जो चीज़ चल रही होती है आदमी को वो चीज़ की रिक्वायरमेंट होने लगती है, तो क्या है, फैशन का उस पर इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड हमारा देखो एडवर्टीजमेंट। टीवी पे जो देखते हैं, जो हीरो जो अच्छा कर रहा है, जो जिस हीरो को पसंद करते हैं, वो जो करेगा हमें वो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। या सोशल कस्टम हो गया कि समाज में जो लोग सब कर रहे हैं वो भी हमें करना पड़ेगा, या वो चीज़ हमें चाहिए, राइट। नाइन्थ हमारा वांट्स आर कॉज्ड बाय मल्टीपल रीजन, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट मतलब खुद की इच्छा, सोशल ऑब्लिगेशन मतलब एक सामाजिक होता है कि भाई ये चीज़ तो करनी ही चाहिए, सबके पास है ना। और एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, या खुद का स्टेटस भी मायने रखता है वांट्स के मामले में, ठीक है। हम देखते हैं कि वांट्स को हम किन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इनको हम तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, नेसेसरीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। तो तीनों का मतलब हमें पता है। पहला होता है जो हमें ऐसी रिक्वायरमेंट जो हमें ज़रूरी है लाइफ के लिए। दूसरा है हमारा कंफर्ट, यानी कि जो हमें आराम देती है, सेकंड लेवल की। तीसरा है हमारा लग्जरी, जो सिर्फ शौक के लिए होता है, राइट। तो हम इनको पढ़ते हैं बारी बारी। तो पहला है हमारा नेसेसरीज। तो इनको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर एग्जिस्टेंस, एफिशिएंसी, कन्वेंशनल।
अब जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है कि भाई मिनिमम जो चीज़ हमें चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए जो चाहिए उसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस नेसेसरीज। जैसे खाना, मिनिमम कपड़े, घर, राइट। सेकेंड हमारा फॉर एफिशिएंसी, मतलब हमारी लाइफ को थोड़ा और अच्छा करने के लिए, बेटर लाइफ के लिए जो चाहिए उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, जिससे हम काम अच्छे से कर पाएँ। मतलब खाना मिल रहा है तो खाना अच्छा मिले, ऐसा नहीं कि सिर्फ चावल खा रहे हैं, सिर्फ नमक रोटी खा रहे हैं, ठीक है। और सफिशिएंट कपड़े होने चाहिए, साफ़ पानी भी चाहिए, एजुकेशन, रिक्रिएशन, सब चीज़ें क्या होंगी एफिशिएंसी के लिए, इंसान को अच्छा बनाने के लिए, लाइफ अच्छी बनाने के लिए। तीसरा हमारा कन्वेंशनल, यानी कि प्रेशर ऑफ हैबिट आर कंपेलिंग सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशन। कहते हैं ये एग्जिस्टेंस और एफिशिएंसी से कम होते हैं। जैसे घर में टीवी होना, राइट, फ्रिज होना, ना ये एक कन्वेंशनल चीज़ बन गया है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कंफर्ट्स। कंफर्ट मतलब जो नेसेसरी से कम ज़रूरत हो, जैसे टेस्ट एंड होलसम फूड। तो अगर हमें मिनिमम भी मिल रहा है और सफिशिएंट मिल रहा है, बट अगर खाना टेस्टी भी चाहिए और होलसम चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए, क्लोथ्स जो हर ओकेशन के लिए भी होने चाहिए, ठीक है, मतलब डिफरेंट पार्टी के डिफरेंट कपड़े हों, ऑडियो विजुअल एंड लेबर सेविंग इक्विपमेंट, या घर में आपके पास आईफोन हो और हेडफोन्स हो, ये सब चीज़ें क्या होगी हमारी लाइफ कंफर्टेबल बनाती हैं। इनके बिना हम रह सकते हैं और ये कोई सोशल कस्टम भी नहीं है कि हर किसी के पास होना चाहिए, बट ये हमारी लाइफ को अच्छा बनाती है। तीसरा आता है हमारा लग्जरीज। ये हो गया भैया सिर्फ शौक के लिए, एक्सपेंसिव क्लोथिंग, शो ऑफ के लिए, एक्सक्लूसिव मोटर कार, क्लासिक फर्नीचर, सब आते हैं हमारे लग्जरीज में। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेसेसरीज। उसमें क्या आता है, पहले एग्जिस्टेंस, एफिशिएंसी, कन्वेंशनल, फिर हमारा आता है कंफर्ट, फिर हमारा आता है लग्जरीज, ठीक है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अब हम देखते हैं एक नया वर्ड आता है हमारे पास, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या है? इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब हम किसी भी वस्तु या चीज़ की कितनी पावर है हमारी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए, या जो हमें जो चाहिए नीड को कितना सेटिस्फाई कर रही है, उसको हम बोलते हैं उस चीज़ की यूटिलिटी, ठीक है। और कब? जब कोई आदमी पैसे खरीदने के लिए तैयार हो उस चीज़ के लिए, तो उसे वापस में कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। नाउ यहाँ पे कॉमोडिटी लिखा है, कहता है कि अ कॉमोडिटी हैज़ डिफरेंट यूटिलिटी फॉर द सेम पर्सन एट डिफरेंट प्लेस और एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक ही वस्तु या चीज़ की डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मायने हो सकते हैं, क्या, किस चीज़ के, उसकी सेटिस्फाइंग पावर के, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसको बहुत भूख लगी और एक आदमी जिसने अभी खाना खाया है, उन दोनों के लिए एक रोटी की कीमत डिफरेंट है, वो जो रोटी है डिफरेंट सेटिस्फेक्शन देगी, राइट। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक वस्तु सबके लिए बराबर नहीं होती है, राइट। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी। क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर। TU is the sum of MU from derive the consumption of different units। मतलब अगर हम किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल 8 रोटियां खाई, तो हर एक रोटी से मिलने वाली जो उसको सेटिस्फेक्शन है उन सबको हम ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, टोटल यूटिलिटी, है ना। TU क्या हो गया, MU1 MU2 टू MUN, यानी कि जितने भी कंज्यूम किए सबको हम ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल, हर एक से। अभी MU क्या है अभी हम पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, ठीक है। तो व्हाट इज़ टोटल? कहता है टोटल में क्या होता है, हर एक ईच इंडिविजुअल कमोडिटी को हम कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उन सबको हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। अब अगला टर्म आता है भाई मार्जिनल। क्या होता है? इट इज़ द
utility from the marginal for an additional unit consumed by the individual। तो इसका मतलब है कि किसी भी एक यूनिट से जो हमें मिलता है उससे हम क्या बोलते, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब अगर हमने मान लीजिए 8 रोटियां खाई हैं, उसके बाद अगर हम जो एक और रोटी खाएंगे, अगली रोटी, उससे जो हमें मिलेगा सेटिस्फेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो क्या बोलते हैं, एम यू एन, इसका मतलब क्या है कि एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि बताओ एम यू सेवन्थ वाले का, तो क्या होगा, एम यू एट्थ माइनस एम यू सेवन्थ, क्या मिलेगा हमें, सॉरी, टी यू एट्थ माइनस टी यू सेवन्थ, राइट। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने अज्यूम क्या करते हैं। कहते हैं पहला होता है हमारा रैशनैलिटी, मतलब कंज्यूमर जो है वो कैसा है, रैशनल है, और वो उसकी कोशिश क्या है कि किसी भी चीज़ से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके अपने पैसे के एक्सचेंज में, ठीक है। जब वो मार्केट जाता है तो वो चीज़ खरीदता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सेकेंड हमारा कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, मतलब कहता है यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है उसको हम नंबर्स में गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50, ठीक है। अब ये कंसेप्ट जो है ये डिफरेंट है, बिकॉज ऑब्वियस बात है कि जो सेटिस्फेक्शन है वो आपके मन के अंदर है, उसको हम गिनती नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, बट हम यहाँ पे उसको एक हम नंबर्स दे सकते हैं, एक नंबर से एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो पैसे का जो सेटिस्फेक्शन है, पैसे की जो वैल्यू है किसी के लिए भी, वो इक्वल रहेगी हमेशा, जबकि ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे अगर जाते हो मार्केट में और आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 10 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो वो जो 10 रुपीज़ है उसकी वैल्यू आपके लिए बोलते हैं कि किसी चीज़ के बराबर है, ठीक है, कुछ वैल्यू है उसकी। तो जो उसके बाद अगली बार जब आप 10 रुपीज़ खर्च करोगे तो उस बार की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी उस पैसे की, क्योंकि आपके पास अब थोड़े कम बचे हैं। जब आप और अगली बार 10 रुपीज़ होगी जब, तो आपके पास उसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी। ऐसे करते जब आपके पास 10-20 रुपये बचे होंगे तो आपके लिए वो पैसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है, बट हम क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो हमें इसको कांस्टेंट लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी कि पैसा भी का जो है कांस्टेंट रहता है। अब अगला है हमारा द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। यहाँ का मतलब है कि हम ऐसे मानते हैं कि जो सभी कमोडिटीज़ हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन है या उनसे मिलने वाली जो वैल्यू है वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद में अकेले है, ठीक है। जबकि ये ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप चाय होती है, ठीक है, तो चाय में जो चाय पत्ती से मिलने वाली जो वैल्यू है वो उसके लिए अगर चीनी नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा चीनी के होने ना होने से, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनका भी फ़र्क पड़ता है वैल्यू में, बट हम बिकॉज इस लॉ में हम इसको काउंट नहीं करते। हम बोलते हैं कि क्या है ये कम्प्लीटली कोई भी कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है दोनों गुड्स के बीच में, दो गुड्स के बीच में, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इसलिए ये लॉ कहता है इन सिंपल वर्ड्स, एज अ कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजप्शन, यहाँ पे कंजप्शन होगा, कंजप्शन ऑफ एनी commodity keeping constant the consumption of all other commodities, the marginal consumption of all other commodities, the marginal utility of the variable commodity must eventually decline, right। तो सिंपल वर्ड में बोले, जैसे मान लीजिए आप चॉकलेट खाते हो, ठीक है, तो जैसे जैसे आप चॉकलेट ज़्यादा खाते जाओगे, बाई ईच चॉकलेट जो आप खा रहे हो, उससे मिलने वाली जो वैल्यू है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी,
सिमिलरली आपको भूख लगी है तो आप एक रोटी खाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, सेकेंड रोटी में थोड़ी उससे कम, थर्ड रोटी में थोड़ी उससे कम, फोर्थ रोटी में थोड़ी और कम होती जाती है, राइट। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको और रोटी नहीं खा सकते हो, उससे ज़्यादा अगर रोटी खाओगे तो आपको वैल्यू उस बल्कि वैल्यू निगेटिव होने लगेगी, माइनस में जाने लगेगी, आपको खाने की इच्छा नहीं फिर भी खा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव भी हो सकता है। तो यही सिमिलर कहता है कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ कंज्यूम करते जाते हैं बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख के, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो बाई ईच कंजप्शन कम होते जाती है, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल देते हैं, स्केड्यूल देखिए, जैसे मान लीजिए चॉकलेट है, तो आपने फर्स्ट चॉकलेट खाई तो आपको कितना मिला सेटिस्फेक्शन 30 का, तो उससे आपको कितनी मिली पहले वाले से 30 की। आपने अगली खाई तो आपको 20 और मिला, थोड़ा कम, तो टोटल कितना हो गया 50। आपने एक और खाया थर्ड नंबर, तो आपको कितना मिला सेटिस्फेक्शन 10 का, तो कितना हो गया टोटल 60। आपने एक और कंज्यूम किया तो कितना मिला आपको 5, कितना हो गया 65। अगला आपने कंज्यूम किया तो आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, आप यू गेट नो सेटिस्फेक्शन, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका 65 रहा। अब अगर इसके बाद ही आप कंज्यूम करते हो तो आपको फिर वो उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, माइनस में जाने लगेगा और आपका जो टोटल है वो कम कम होने लगेगा। तो हमने देखा कि जो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा मार्जिनल कितना होता है 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टोटल मैक्सिमम कब होता है, जब मार्जिनल 0 होता है। टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज 0, राइट। ये एक नॉर्मल ग्राफ बना हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, ये आपका कर्व है, और आपको पहले जब आप 0 पे खड़े हो तो आपकी जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हो, द मोर यू कंज्यूम, तो आपका क्या होगा, जो टोटल यूटिलिटी वो तो हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे आप इस ग्राफ में देखिए, ये हमेशा क्या हो रही है 30, 50, 60, 65 बढ़ रही है, और जो मार्जिनल है वो हमेशा क्या हो रही है, कम होते जाती है। तो एम यू क्या हो रहा है हमेशा कम, और तो टी यू क्या हो रहा है ज़्यादा। देखिए एम यू क्या होता है हमेशा कम और टी यू इंक्रीज होता रहता है। कब तक, जब एम यू होता है 0। तो ये पॉइंट जो आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट, यहाँ पे क्या हो गया आपका एम यू 0 हो गया, और इसी एम यू पे जो हमारा टी यू है वो क्या है, अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचता है, दिस पॉइंट। इसके बाद फिर जैसे और अगर एम यू हम कंज्यूम करेंगे यूनिट, तो एम यू कहाँ जाएगा, इस लाइन से नीचे, यानी कि नेगेटिव में, और टी यू भी हमारा नीचे जाने लगेगा, राइट। तो कुछ देखा हमने यहाँ पे कि टी यू राइजेस एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, राइट। टी यू बढ़ा जब तक एम यू पॉजिटिव रहा, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। बट क्या हो रहा है, रेट कम होती आ रही है, पहले बार में 30 बढ़ा, दूसरी बार में 20 बढ़ा, तीसरी बार में 10 बढ़ा, तो बढ़ रहा है बट बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। फिर क्या हुआ, मार्जिनल जो है वो हमेशा 0 ही नीचे जाता रहता है, मार्जिनल की ग्राफ हमेशा नीचे जाएगा, जैसे इस लाइन में देखिए नीचे जा रहा है। कहते हैं व्हेन एम यू इज़ 0, जब हमारा एम यू 0 होता है तो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। तो टी यू क्या होता है हमारा मैक्सिमम, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि अब इसके बाद खाने की इच्छा नहीं होती है, कंज्यूम करने की इच्छा नहीं हो जाती है। क्या होता है, अब हम सैचुरेट हो गए और ज़्यादा कंज्यूम करने के का मन नहीं करता है। फिर कहता है व्हेन एम यू इज़ निगेटिव टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग, और जब एम यू निगेटिव हुआ तो टी यू नीचे आने लगा। फिर हम कहते हैं कि एम यू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टी यू है, या स्लोप बोल सकते हैं इसको। तो इस ग्राफ का स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, एम यू। एम यू क्या हो सकता है, एम यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0 और कैन बी निगेटिव भी हो सकता है, बट टी यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और टी यू विल नेवर बी 0, 0 भी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने समझे। तो ये जो लॉ हमने पढ़ा, इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है। पहला कहता है होमोजीनियस यूनिट। तो यहाँ पे जो हम कंज्यूम करते हैं यूनिट, वो हर यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, साइज़ में, टेस्ट में, टेम्परेचर में। कंज्यूमर का इनकम भी सेम होना चाहिए पूरे थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि मुश्किल होता है। फिर कहता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजप्शन, कि
कि मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम बात कर रहे हैं पानी की, तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एक गिलास पानी, एक गिलास पानी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एक चम्मच पानी की बात कर रहे हैं। किसी को प्यास लगी होगी तो उसके लिए एक चम्मच पानी की कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है उस केस में उसको दूसरा चम्मच का जो पानी होगा वो ज़्यादा वैल्यूबल होगा। तो हम वहाँ पे ये काम वैलिड नहीं करता है। एक एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। एक गिलास हो गया, अगर बात कर रहे हैं रोटी की तो एक रोटी हो गया, बिस्किट की तो एक पैकेट बिस्किट, राइट। थर्ड है हमारा कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन। कहते हैं यहाँ पे कोई गैप, टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए दो कंजप्शन के बीच में, कि मतलब आज एक गिलास पानी पिया तो फिर हम अगला एक्सपेरिमेंट 2 दिन बाद कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी उस एक्सपेरिमेंट की। लगातार होना चाहिए। अभी पिया एक गिलास पानी तो फिर एक गिलास पानी, फिर एक गिलास पानी से लगातार कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। फोर्थ कहता है द लॉ फेल्स टू इन द केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। कहता है अगर कोई जो गुड्स हमारे प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, शौक वाले, या जो हमारी स्टेटस दिखाते हैं, जो अमीर लोग शो ऑफ के लिए रखते हैं, वहाँ पे ये काम नहीं करता। बिकॉज उस केस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा लोग खरीदते हैं उतना ज़्यादा उनको सम्मान मिलता है, उतना ज़्यादा उनको स्टेटस मिलता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ये लोग और ज़्यादा खरीदने से और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसकी वैल्यू और बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ये लॉ होल्ड नहीं करता। फिफ्थ हमारा आता है केस ऑफ जो गुड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था चीनी का और चाय पत्ती का। तो यहाँ पे ये लॉ होल्ड नहीं करता है। लास्ट है हमारा कि दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, यानी कि जो चीज़ हमने अज्यूम कर रखी है वो रियलिस्टिक नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जैसे कार्डिनल मेजरेबिलिटी, मतलब नंबर्स में काउंट करना सेटिस्फेक्शन को। कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हमने मान रखा होता है। कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन एंड कस्टमर रैशनैलिटी आर अनरियलिस्टिक। ये सब क्या है, हमारे अनरियलिस्टिक केसेस हैं। इसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर्स सरप्लस। अभी कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको समझने की कोशिश करिए। कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे अबव द एक्चुअल प्राइस। यानी कि ये वो प्राइस होती है जो एक उपभोक्ता देने के लिए तैयार होता है, भले ही उसकी कीमत कम हो, राइट। किसी चीज़ की वैल्यू हो सकता है सस्ती चीज़ हो, कम हो, और आपकी उसकी वैल्यू उस पैसे से ज़्यादा हो। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा पैसा जो आप दे सकते हो उस चीज़ के लिए या देने के लिए तैयार हो, उसे क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो तो जो केले हैं वो बहुत अच्छे केले आपको मिल रहे हैं 20 रुपये के 12, ठीक है। आप बोलते हो कि अगर ये केले, सोचते हो मन में कि अगर 30 रुपये मिलता तो भी मैं इसको खरीद लेता। तो जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, राइट। तो क्या होता है, व्हाट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे एंड व्हाट इज़ एक्चुअली पेस का डिफरेंस जो होता है, मतलब जो हम देना चाहते हैं, दे सकते हैं उस चीज़ के लिए, चाहते नहीं हैं, जो हम दे सकते हैं और हम जो हम देते हैं एक्चुअल में, उसका जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, ठीक। ये एग्जांपल दिया, आप पढ़ सकते हो। अब देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में कहता है, अब ध्यान से समझिए ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। पॉइंट आउट करते हैं हम। ये जो पॉइंट पी है ये क्या हमारा प्राइस है, राइट। और ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है हमारी लाइन, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। तो क्या है, जब तक हमारा इसके ऊपर रहता है, यानी कि पी पॉइंट से ऊपर हमारा रहता है, तब तक क्या होता है, हम उतना अमाउंट देने के लिए तैयार रहते हैं, बिकॉज हमारे लिए उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वी कैन कीप परचेजिंग द यूनिट्स, बट आफ्टर आर पॉइंट्स के बाद अगर हम जाते हैं, अगर हम आर से आगे जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी वैल्यू है, सेटिस्फेक्शन है, वो कम हो जाएगी पी से, यानी कि प्राइस लाइन से, तब मैं परचेज नहीं करूँगा। तो जिस पॉइंट पे हमारा पैसे की जो वैल्यू है उस चीज़ की वैल्यू हो जाती है, उतनी क्वांटिटी हम खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यू, राइट। उतनी क्वांटिटी हम कंज्यूम करते हैं। तो पी प्राइस के ऊपर, जैसे कि अब
बिस्किट 5 रुपये का और आप 7 रुपये 8 रुपये देने के लिए तैयार हो, क्योंकि जितने जब तक आप उस रेंज में हो, आपकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है प्राइस से, तब तक आप चाहते हो कंज्यूम करना। वो सारा एरिया क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस। ये पूरा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है कंज्यूमर सरप्लस, राइट? मतलब हम ये इंपॉर्टेंट है क्यों, इसका कंसेप्ट क्यों है, देखते हैं। द फर्म्स वांट कंज्यूमर टू हैव कंज्यूमर सरप्लस बिकॉज कंज्यूमर हु परसीव लार्ज सरप्लस आर मोर लाइकली टू रिपीट देयर परचेज। जो कंपनीज चाहती हैं कि कस्टमर को कंज्यूमर सरप्लस मिले, मतलब वो जो चीज़ बेच रही हैं कंज्यूमर को ऐसा लगे कि वो कम प्राइस पे कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं एक्चुअली में, उनका प्रोडक्ट अच्छा हो और वो जितना प्राइस दे रहे हैं 100 रुपये दे रहे हैं तो उनको लगे कि हम 150 रुपये की वैल्यू की चीज़ खा रहे हैं। उससे क्या होगा? कंज्यूमर जो होगा वो बार बार पेमेंट करना चाहेगा, वो बार बार वो कंज्यूम करना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सेकेंड, इफ़ अ बिजनेस कैन आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हु आर विलिंग एंड एबल टू पे हायर प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट, देन फॉर्म कैन प्रॉफिटेबली यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर कोई बिजनेस को या फर्म को ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल का पता चले जिनके पास पैसा भी है ज़्यादा पे करने के लिए और उनको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, तो क्या करते हैं? उनको पहचान के सिर्फ उनके लिए प्राइस बढ़ा के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसा तो चीटिंग है। ऐसा चीटिंग नहीं है, ऐसा होता है। अभी हम आगे और सिलेबस में पढ़ेंगे। एक सिंपल एग्जांपल आपको हम देते हैं। जैसे कि जो रेलवे होता है वो क्या करता है, जो अपनी स्पेशल ट्रेन होती हैं उनकी उसका चार्ज काफ़ी हाई रखता है, या नॉर्मल ट्रेन में भी जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे प्राइस कम चार्ज करता है, स्टूडेंट लोग को पासेस देता है। क्यों? उनको पता है कि बाकी के जो लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो हमारी इस जर्नी को 500 रुपये देके अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो स्टूडेंट लोग हैं, जो बूढ़े बाड़े लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए प्राइस कम करता है। तो क्या होता है, वो दिस इज़ अ केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही चीज़ डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रेट पे बेचना, तो बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो बिजनेस किन के साथ ऐसा कर सकता है? जिनको उससे लगता है कि जिनके लिए कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है, राइट? जिनके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, जिसके लिए 500 रुपये की टिकट की वैल्यू 700 रुपये है, वो 600 रुपये भी देने के लिए तैयार हो सकता है, राइट? तो कंज्यूमर वहाँ पे, जो बिजनेस होती है वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। थर्ड है हमारा कि द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन अ फर्म कंसिडर रेजिंग इट्स प्राइस। तो जब कोई बिजनेस अपनी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाना चाहता है तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखता है कि उस चीज़ की कंज्यूमर सरप्लस क्या है। अगर उसका कंज्यूमर सरप्लस बहुत कम होगा तो हल्का सा प्राइस चेंज भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है उसके कंज्यूमर बेस पे, ग्राहक के बेस पे। बट अगर सरप्लस ज़्यादा है तो छोटे मोटे प्राइस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और फर्म कैन अफोर्ड टू रेस प्राइस। फर्म प्राइस बढ़ा सकती है बिना ज़्यादा चिंता किए हुए। ठीक है, फोर्थ हमारा कंज्यूमर सरप्लस गाइड द, फॉर एग्जांपल थर्ड का एग्जांपल देते हैं, अल्कोहल हो गया। तो जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके लिए सरप्लस काफ़ी ज़्यादा है, राइट? वो 150 रुपये के लिए बोतल के 300 रुपये देने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो जो अल्कोहल की फर्म्स हैं, बिजनेस हैं, वो आराम से 5 रुपये 10 रुपये कभी भी बढ़ा सकती हैं, उनके बिजनेस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट? फोर्थ हम देखते हैं, कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस गाइड द फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन दे डिसाइड ऑन द प्रोडक्ट ऑन विच टैक्सेस हैव टू बी इम्पोज्ड और एक्सटेंड टू विच अ कमोडिटी टैक्सेस हैज़ टू बी रेज्ड। यानी कि जब किसी कंट्री में जब जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जब टैक्स पॉलिसी बनाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए मन में याद रखना कि क्या चीज़ें में सरप्लस कितना है। जिसमें कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होता है उन चीज़ों में टैक्स लगाया जा सकता है या टैक्स बढ़ाया जा सकता है, और जिन चीज़ों में बहुत कम कंज्यूमर सरप्लस है उन पे टैक्स नहीं बढ़ाया जाता और कम रखा जाता है, बिकॉज उससे लोगों का वेलफेयर होता है, राइट? तो हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ चीज़ें कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ते रहिए। सी यू।